हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स, जो हमने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 9 में। मतलब इससे पहले जो वीडियो आएगी ना पार्ट नंबर 9, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था किसको, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स को। ये वाला है हमारा पार्ट नंबर 10, जिसमें मैं इस पूरे के पूरे यूनिट को क्या कर दूंगी, आज फिनिश इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में, है ना। और मैंने आपको ना थोड़ा ये भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन में ना हम 3 तरह से इसका क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। और वो 3 तरह का कैटेगराइजेशन होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो थर्ड आपको होता है रिएक्शन विद मेटल्स। क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मैंने स्टार्ट करा दिया था पहले वाले पार्ट में। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स को पूरा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी कुछ बातें रह गई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो आज हम सीख लेंगे। ठीक है, बातें क्या रह गई थी, देखो मैंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, वो आपका हेलोएरीन्स के ऊपर नहीं होता, मतलब प्यार से नहीं होता, आपको जोर जबरदस्ती मीन्स कंडीशन जो है ना वो ड्रास्टिक लगानी पड़ती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, कि एराइल हैलाइड्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है, वो प्यार से नहीं होती, उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ती है, ड्रास्टिक कंडीशंस। वो मैंने आपको बताया था, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन एक चीज ये भी बताई थी कि अगर आप अपने एराइल हैलाइड पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या कर देता है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है बेंजीन रिंग के अंदर, ताकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए आसानी रह जाती है यहाँ पे क्या करना, अटैक करना। ठीक है, ये कब हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया था। तो फिर हम यहाँ पे उतना टेम्परेचर भी नहीं दे रहे थे, तो ड्रास्टिक वाला था ना 623 केल्विन वाला, फिर हमने ना यहाँ पे वो टेम्परेचर भी नहीं दिया, टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रेशर भी हमने कम कर दिया। ठीक है, तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि अगर हमारे पास ऑर्थो और पैरा का केस होता है, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देती हूँ, तब तो टेम्परेचर कम की जरूरत पड़ती है। बट अगर मैं मेटा पोजीशन पे लगा देती हूँ ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को, जैसे कि NO2 को, तो तब मेरे को टेम्परेचर उतना ही चाहिए जितना मेरे को एक नॉर्मल केस में चाहिए था, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं थे। मतलब कि जब इस केस में चाहिए था कि अगर मेरे को इस पे करानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मेरे को करानी है इस पे, ठीक है, तो बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब NO2 कुछ काम नहीं कर रहा मेटा पोजीशन पे बैठ के, जबकि अगर मैं हेलोजन यहाँ पे लगाया, NO2 ऑर्थो पे लगाया, या NO2 मैंने लगाया पैरा पोजीशन पे, तो इन वाली कंडीशंस में टेम्परेचर हम क्या कर रहे थे, हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे। बट इस कंडीशन में और इस वाली में हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। यहाँ पे तो बात समझ आई, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तो हमने हाई दिया, ठीक है, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या नहीं कर पा रहा, जो ये कर पा रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि वाई इन द केस ऑफ द नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट, क्या कि क्यों, किसके केस में नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड जो हमारा रिएक्टेंट है, इसके केस में वी रिक्वायर द हाई टेम्परेचर, the temperature which we require without any electron withdrawing group. For example, in chlorobenzene, why we require the drastic condition in that particular reactant? तो इस वाले के लिए हमें हाई या ड्रास्टिक कंडीशन क्यों चाहिए, और इस वाले के लिए तो चाहिए, बट उसके लिए क्यों चाहिए और इनमें क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊं तो देखो क्या होएगा, कि अगर इस चीज को मैं थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊं कि why we require the drastic condition nucleophilic substitution reaction when we attach the nitro group at the meta position, तो क्या लिखते हैं, why the nucleophilic substitution reaction requires drastic condition when we attach NO2 group at meta position. ठीक है, while in case of ortho and para we require less temperature. ठीक है, we require less temperature. तो क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है जब हम अटैच करते हैं NO2 को मेटा पोजीशन पे।
ठीक है, या हम सिंपली हेलो एरीन लेते हैं। बट ऑर्थो पैरा वाले केस में ऐसा क्या हो जाता है कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लेस टेम्परेचर की। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं, है ना। तो उसके लिए देखो मैं जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सबसे पहले किसका, ऑर्थो वाले केस का, कि अगर मैंने, ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन जिसको बोलते हैं अराइल हैलाइड, मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप, क्या लगा दे रही हूँ, NO2 ग्रुप। तो अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाते हैं तो टेम्परेचर हमें याद रखना है कि 623 केल्विन नहीं है, बल्कि उसके कम टेम्परेचर है 350 केल्विन के आसपास, मींस 348 टू समथिंग, है ना, 300 वाली रेंज का टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखो होता क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पे एक साइड में टेम्परेचर को रख दूं और मैं अब अगर यहाँ पे रिएक्शन कराऊं NaOH के साथ में, तो होता क्या है कि हमारे पास जो OH नेगेटिव है वो कैसे काम करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह। OH नेगेटिव काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो OH नेगेटिव आएगा कौन से वाली पोजीशन पे, इस वाले कार्बन एटम पे। क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा यहाँ पे, है ना, ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर अगर इस कार्बन को दे देगा, तो देखो होएगा क्या, तो होएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे हमारे पास है NO2 और यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, साथ में बैठा है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आके क्या कर रहा है, इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक कर रहा है। अगर ये इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, कि इधर OH है, इधर Cl है, इधर नेगेटिव चार्ज बना, ये देखो, है ना, ऐसे। अब आप एक चीज देखो सॉरी, आप एक चीज देखो कि ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, एक टेम्पररी डबल बॉन्ड बनाएगा इस पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का काम है घूमना, मूव करना, डीलोकलाइज करना। अगर ये इधर मूव करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेता है नेगेटिव चार्ज, ये ले लेता है पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके कारण यहाँ पे ना एक डबल बॉन्ड बनता है। होता तो कोई परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, उस टाइम के लिए बनता है, बट हाँ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज और ये। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कहीं पे लोन पेयर होता है, कहीं पे चार्ज होता है, वो एक जगह पे नहीं टिकता, वो मूव करता है। तो फिर से ये वाला फर्दर ऐसे बैक मूव करेगा, इधर आपका बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर इधर आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा तो देखो होएगा क्या, इधर है OH, इधर है Cl। अब हमारे पास इधर क्या बना, N, फिर से डबल बॉन्ड O, ये और नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है मूव करेगा। अब देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना, नेक्स्ट पे भी डबल बॉन्ड है, तो एडजेसेंट पोजीशंस पे मेरे पास बन जाते हैं डबल बॉन्ड। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन जाते हैं तो ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड को स्टेबल नहीं रखता, स्टेबल नहीं करता। ये कौन सी कंडीशन होती है, अनस्टेबिलिटी की। तो उससे पहले ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा पर्टिकुलर इस कार्बन को, है ना। तो इसके ऊपर देखो अब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH Cl और यहाँ पे तो NO2 में डायरेक्ट लिख देती हूँ ना इस फॉर्म में NO2। अब ये फर्दर ऐसे मूव करेगा, ये समझ आया हमें, ऐसे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो ये इधर NO2, इधर हमारा डबल बॉन्ड, एक ये बना, एक ये बना, नेगेटिव चार्ज बना और आपका एक तरफ OH बना, एक तरफ Cl बना। फिर से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर मूव करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर Cl नेगेटिव बाहर निकला तो क्या बना, तो अब देखो अब ये क्या बन गया मेरे पास, फिनोल। क्या बन गया है, फिनोल। ठीक है, पर कौन सा फिनोल है ये साथ में नाइट्रो भी है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड है ना। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड। तो हमारे पास OH आया, इस पोजीशन पे क्या आया, NO2। हर एक पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशंस का फर्क है। हमें क्या मिला, सेम ही मिला। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली में इतनी स्ट्रक्चर्स नहीं बनती, बट क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज को बिल्कुल इस वाले केस में खोल के दिखाया है ना, कि आपको समझ में आ जाए। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो पूरी की पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है। मीन्स नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। अगर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है, दैट मीन्स कि जो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी थी, मतलब जो उसका बिहेवियर था ना, जितना वो स्ट्रॉन्ग था, वो डीलोकलाइजेशन होने के कारण क्या होगा, थोड़ा कम होगा। दूसरी बात,
कि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उस पर्टिकुलर कार्बन पे है, उस ऑर्थो पोजीशन पे है जिसपे हमारे पास है NO2। तो अब नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्जन होगा ना वो NO2 के ऊपर भी होगा। तो अगर इसका डिस्पर्जन NO2 के ऊपर भी होगा तो NO2 भी इसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो होएगा ये कि अगर NO2 इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी ना बेंजीन रिंग के अंदर, अब वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने क्या कर लिया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो ना तो इसको ध्यान रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना कि ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बना क्योंकि उस पे NO2 ग्रुप था, तो NO2 ने डिस्पर्जन करा किसका, नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, ये केस था ऑर्थो का। अब अगर मैं आपको केस लेके दिखाती हूँ, कौन सा, पैरा वाला। कौन सा केस, पैरा वाला। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पैरा पोजीशन पे लगा देती हूँ NO2 ग्रुप को तो क्या होएगा। अच्छा, ऑर्थो वाला जो हमने बनाया ना इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि हम जाएंगे भूल, तो हम लिख लेंगे। तो इधर क्या है, NO2 है ना, इधर है नेगेटिव चार्ज OH Cl, और ये कंडीशन थी, है ना। ये कब था, ऑर्थो के केस में नेगेटिव चार्ज आया देखो इस कार्बन पे। इस चीज को हम बार बार कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बट अब अगर मैं पैरा का केस लेती हूँ, क्या लेती हूँ, पैरा का, कि मैं पैरों पे लगा दूं NO2 ग्रुप। तो अगर मैं पैरा पे लगा दूं तो कोई बात नहीं, लगा दो आप NO2 ग्रुप पैरा पे। ठीक है, ये ऐसे फिर से NaOH लेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे होता है 443 केल्विन के आसपास। ठीक है, अब वो क्यों, देखो हमारे पास NaOH है तो OH नेगेटिव आएगा, फिर से बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, ये चीज हमने पढ़ी। तो एक ही स्टेप में करते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव इधर। ठीक है, ये इस पे आके क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो इधर क्या जाएगा, एक Cl एक OH, नेगेटिव चार्ज इधर बना और आपका NO2 है ऐसे, है ना, क्या है NO2 ऐसे। अब मैंने एक चीज क्या बताई थी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो एक जगह पे नहीं टिकता। अगर वो एक जगह पे नहीं टिकता दैट मींस नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड फर्दर ऐसे मूव करेगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे तो कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। OH Cl, ये डबल बॉन्ड इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर है हमारे पास NO2। तो फिर से देखो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज होगा ना फिर से वो डिस्पर्जन करेगा किसके ऊपर, NO2 ग्रुप के ऊपर। अगर वो डिस्पर्जन करेगा तो ये होगा, है ना। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, इधर आ जाएगा Cl, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, डबल बॉन्ड N, जो कि टेम्परेरी एक चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं होगा, और ये। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव करेगा फर्दर, ये वाला आपका ऐसे मूव करेगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर से। तो होएगा क्या, देखो होएगा कुछ ऐसा, डबल नेगेटिव N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड OH एंड Cl। अब ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा फर्दर, ये वाला इधर करेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से समझते हैं। हमारे पास फिर से इधर NO2 में डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये इधर नेगेटिव इधर, आपका OH इधर और Cl इधर। तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो Cl नेगेटिव बाहर एज ए लीविंग ग्रुप। तो हमें फिर से क्या मिल जाएगी, ये स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास OH है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है यहाँ पे, ये है हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देखो कि इस वाली पोजीशन में भी नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर मूव कर रहा है, बट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अब नेगेटिव चार्ज किस पे बना, उस पर्टिकुलर कार्बन पे बना जिसके ऊपर NO2 ग्रुप अटैच है। मींस कौन सी पोजीशन पे बना, पैरा पोजीशन पे। कौन सी पे बना, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे भी NO2 नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, काफी स्टेबलाइज कर देगा। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी बेंजीन के साथ साथ डिस्पर्सन कर रहा है किसके ऊपर, NO2 के ऊपर भी, सेम केस जो हमने किसके अंदर देखा था, ऑर्थो के। तो इस चीज को भी हम साइड में लिखते हैं क्योंकि ये भी हमारे ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नेगेटिव OH एंड Cl, ये हमारा कौन सा बनाया हमने, पैरा वाला। तो बात समझ आ रही है कि भाई ठीक है, ऑर्थो और पैरा में टेम्परेचर कम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि NO2 क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को वहां पे स्टेबलाइज कर रहा है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आसानी हो रही है अब आने में। बट मेटा में क्यों नहीं करता, मेटा में ऐसा क्या हो जाता है, कौन सी चीज बदल जाती है मेटा वाले केस में कि वो फिर स्टेबलाइज नहीं करता। ठीक है, तो देखो मेटा वाले की अगर मैं कंडीशन लेती हूँ, मेटा की, किसकी, मेटा वाले की, तो क्या करेंगे कि हम फिर से इधर क्या लगा देंगे, Cl,
और बेटा पोजीशन होती है ये एन डबल बॉन्ड हो, और ये होगा NaOH होगा, टेम्परेचर 623 केल्विन क्योंकि मेटा है। क्यों, उसका कारण अब देखेंगे। हमारे पास है OH नेगेटिव, फिर से बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर ये इधर आके अटैक करेगा दैट मीन्स इधर क्या आ जाएगा Cl, एक तरफ OH नेगेटिव, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हमारे पास एक डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये है ऐसे। ठीक है, वही वाली बात कि भाई नेगेटिव है तो मूव तो करेगा ही, तो करा दो इसको, बैटरी में तो दो आप आराम से, तो अगर करा दूंगी तो इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ गया Cl, इधर आ गया OH, है ना, इधर आपका ये वाला ऐसे बना तो नेगेटिव चार्ज आ गया इधर। अब एक बात पे आप गौर फरमाओ, क्या नेगेटिव इधर है ना, तो ये ऐसे मूव किया तो इधर बना डबल बॉन्ड, डबल एक साथ क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड टूट के क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर्टिकुलर इस कार्बन को दे देगा, तो नेगेटिव बना इधर। अब मेरे को बस एक चीज बताओ कि क्या उस वाले कार्बन पे, मतलब उस मेटा पोजीशन पे जिससे NO2 ग्रुप अटैच है, क्या उस पे नेगेटिव चार्ज आया, नहीं आया, तो सीधी सी समझ गए हम ये बात कि अगर नहीं आया मतलब यहाँ पे NO2 जो है ना वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, और अगर वो स्टेबलाइज नहीं कर रहा तो अब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमें बढ़ी हुई ही मिलेगी। ठीक है, अब इसको करते हैं पहले ये ऐसे, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर एज अ लीविंग ग्रुप या फिर न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, है ना, क्या बन जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, बट क्या समझा हमने यहाँ से कि यहाँ पे उस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन नहीं हुई जिसके ऊपर क्या था, NO2 ग्रुप अटैच था, और वो फॉर्मेशन हो रही है ऑर्थो और पैरा केस में। तो ऑर्थो और पैरा केस में पर्टिकुलर ऑर्थो कार्बन और पैरा कार्बन के ऊपर जहां पे NO2 ग्रुप अटैच है, नेगेटिव चार्ज बने तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं, NO2 ग्रुप अपने ऊपर डिस्पर्स कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाए बेंजीन रिंग में, न्यूक्लियोफाइल आराम से आके अटैक कर ले और हमें किसकी जरूरत पड़े, कम टेम्परेचर की। बट इन द केस ऑफ मेटा क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बनता इस पोजीशन पर डायरेक्टली, तो NO2 जो होता है ना डायरेक्टली वो क्या नहीं करता, इसका डिस्पर्जन नहीं करता, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम नहीं कर पाता जितनी ज्यादा कम होती है ऑर्थो और पैरा के केस में। इसलिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर की कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 623 केल्विन की। तो ये बात आई समझ में, यहाँ पे टेम्परेचर जो 448 या 340 के आसपास जो टेम्परेचर इतना कम लग रहा था वो यहाँ पे 623 क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन ही नहीं पाता NO2 पोजीशन जिससे अटैच है मेटा पोजीशन से, और जब नेगेटिव चार्ज मेटा पे बन ही नहीं पाता तो NO2 उसको स्टेबलाइज भी नहीं कर पाता, तो NO2 को कोई फायदा भी नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं कि हमें टेम्परेचर क्या चाहिए यहाँ पे, हाई मींस कंडीशन क्या चाहिए, ड्रास्टिक। ठीक है, तो यही वाला रीजन होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में तो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे हो जाती है, बट मेटा वाली पोजीशन पे हमें क्या चाहिए होती है, ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी कि क्यों रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे आराम से होती है और मेटा पे नहीं होती। ठीक है, अब ना एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझाऊं, अगर किसी को डाउट होएगा इस बात को लेके कि जो Cl है उसका वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, है ना, मैंने बहुत बार बोला कि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या हेलोजन नहीं कर रहा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, तो बिल्कुल कर रहा है। हेलोजन यहाँ पे जो शो करता है वो क्या शो करता है, माइनस का आई इफेक्ट, क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और हमने क्या देखा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन के कारण एक प्लस आर इफेक्ट भी तो है, क्या इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट, और माइनस आई और प्लस आर में जीतता कौन है, प्लस आर, मतलब प्लस आर इफेक्ट कंपनसेट कर देता है माइनस आई इफेक्ट को, इसलिए जो हम देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट क्या देखेंगे, प्लस आर इफेक्ट। तो जिसके दिमाग में ये बात थी ना कि ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो यही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, करता है बट साथ में प्लस आर भी तो है, उसको कैसे इग्नोर करे। तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट भी है प्लस, और हमें पता है रेजोनेंस ज्यादा होता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से, इसलिए ये वाला कंपनसेट कर देता है माइनस आई को, और जीतता कौन है हमारा, प्लस आर इफेक्ट। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लस आर का। ठीक है, ये चीज समझी हमने। अब जो हमने केमिकल रिएक्शन में ना देखो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया हमने डिटेल में सब कुछ। अब आ जाओ आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, तो हमारा था दूसरा पार्ट, क्या था, दूसरा पार्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो देखो आप नाम से समझ जाया करो, ठीक है, नाम से समझ जाया करो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को क्या कर जाता है,
सब्स्टिट्यूट, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात समझी, चलो ठीक है। कौन सब्स्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कौन आता है कौन जाता है, सब बात की बात है। पहले जो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होती कौन कौन सी है। देखो, एक तो होती है हेलोजिनेशन। क्या होती है? हेलोजिनेशन। दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है सल्फोनेशन। क्या होती है? सल्फोनेशन। ठीक है। तीसरी होती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। फिर होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में ना बेसिकली देखो दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो एल्काइलेशन है ना, क्या पढ़ते हैं? एल्काइलेशन। दूसरा पढ़ते हैं एसाइलेशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इनको मैं एक एक को बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट पहले समझ तो ले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कौन बाहर निकलेगा, है ना। तो देखो, अगर मैं इस चीज को आपको समझाऊं तो आप ना ये मानो कि ये आपके पास क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स के बारे में, तो ये मैंने ले लिया एक हेलो एरीन जिसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। ये चीज अब तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगी, है ना। तो अब एक चीज देखो कि यहाँ पे हर एक पोजीशन पे क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। कौन लगे हैं? हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन है, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं। तो एक चीज हमें ये भी पता है कि कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्या है? sp2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है जी आपका? 33.3%। कितना होता है? 33.3%। और एक चीज ये भी मैं पहले से ही बता रखा है कि जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये वैसे देखो 11th क्लास का टॉपिक है, बट कोई नहीं, हम जब 11th क्लास का सिलेबस करेंगे तो इस चीज को फिर डिटेल में करेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो परसेंटेज एज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। दैट मींस यहाँ पे जो कार्बन है वो सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना था ना, उन इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? कार्बन अपनी तरफ। तो कार्बन अपने ऊपर ले लेगा नेगेटिव चार्ज और बेचारे हाइड्रोजन को निकाल देगा एज H पॉजिटिव बाहर। जो H पॉजिटिव बाहर निकला वो है कौन? हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये जो मैंने बोला ना सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो कौन बाहर निकला? इलेक्ट्रोफाइल की तरह H पॉजिटिव। H है बिल्कुल सीधा साधा, ये आराम से बाहर निकल जाता है पॉजिटिव चार्ज को लेके। इसलिए हम हमेशा सुनते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आराम से निकल जाता है, इसको कोई टेंशन नहीं होती। अब यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज बना मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे भी अटैक कर रहा है, ठीक है, इस पे भी कर रहा है और इस पे भी करेगा, ऑर्थो पे भी करेगा, पैरा पे भी करेगा। सीधी सी बात ये है। मतलब आप में से अगर किसी को डाउट होगा कि मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 ही हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन में से ये क्यों इतना प्यारा था कि मैंने इसको निकाला, 4 क्यों नहीं निकाले, है ना। देखो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, क्योंकि ये ऑर्थो वाले हैं। पैरा वाला भी निकलेगा, लेकिन हाँ ये वाले नहीं निकलेंगे, बेटा वाले नहीं निकलेंगे, नहीं बाहर निकलेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्यों नहीं निकलेंगे, क्या कारण है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो मेटा पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोजन है ना, वो एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाले निकलेंगे। अब क्यों निकलेंगे भाई ऑर्थो पैरा? मेटा के साथ बार बार ऐसी दुर्घटना क्यों घटती है? देखो, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ फिर से हेलो एरीन का, है ना, तो किसी को पढ़ रहे हैं, मैंने स्पेसिफिक कर देती हूँ कि मैंने लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, एक अपना बॉन्ड इधर शेयर करके रखता है सॉरी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। ये चीज मैंने आपको समझा रखी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर तो चैनी से बैठेंगे नहीं, मूव करेंगे। अगर ये मूव करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। अब इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, कार्बन को तो है नहीं बात बर्दाश्त, नहीं है तो कोई नहीं, हम डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा देंगे। तो कार्बन क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर है ही, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। क्या आया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज फिर से आराम से बैठने वाला नहीं है, नहीं है तो कोई नहीं, मूव कराओ इसे भी। तो डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर, इधर क्या आया? अब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला इधर ऐसे मूव किया है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के पड़ोसी कार्बन पे ना 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, ये इधर मूव करेगा, फर्दर ये इधर मूव करेगा।
तो मेरे पास जो अगली स्ट्रक्चर आएगी निकल के वो आएगी ऐसे ऐसे, नेगेटिव इधर चिपका दो, Cl पॉजिटिव, ये इसको फर्दर मूव करो, इसको ऐसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी आपका Cl, ये इसके ऊपर फिर से लोन ऐसे, ठीक है। अब आप देखो ये वाली स्ट्रक्चर ये वाली सेम है, बस फर्क क्या है इन डबल बॉन्ड की पोजीशन का, पहले जिस पोजीशन पे थे अब उससे क्या है दूसरे वाली पे, ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखो, अगर मैं देखती हूँ, देखो इसकी बनी है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितनी 5। तो एक चीज देखो आप सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे और फोर्थ पे एक काम कुछ अलग सा हो रहा है, क्या कि नेगेटिव चार्ज बन रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। रिएक्शन कौन सी कराने हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इतना तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब आप खुद बताओ इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से करता है प्यार, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये किससे प्यार करेगा, नेगेटिव वाले से, मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव क्योंकि बना ऑर्थो पे, पैरा पे और जी ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे बना, दैट मींस कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ऑर्थो और पैरा पे ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़े, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे बढ़ा, मेटा पे नहीं बढ़ा, जब मेटा पे बढ़ा ही नहीं तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल आके इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा हाइड्रोजन को। इसीलिए मैंने बोला था कि आपकी जो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कौन सी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं, मेटा पे नहीं आते। तभी मैंने 3 हाइड्रोजन को निकाला और 2 के साथ क्या किया, सही नहीं किया है ना, क्यों, क्योंकि वहां से H+ हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज बनते ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाऊंगी, मैं सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही बनाऊंगी, मेटा में नहीं बनाऊंगी, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, आप एक काम करो, मेरे को कंपेयर करके बताओ। मेरी कंपेयर आप करो, एक तो मैं कह देती हूँ कि बेंजीन है, दूसरा आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन, एराइल हैलाइड, कोई भी हेलोजन ले लो, है ना। क्लोरीन हमें ज्यादा बोलने के यूज टू होते हैं, तो बार बार हम क्लोरीन बोलते रहते हैं, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ये है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मैं आपसे बोलती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर होगी ज्यादा अच्छे से, मेरा आंसर है बेंजीन। अब रीजन सुनो क्यों, क्योंकि क्लोरीन मैंने अभी बताया क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, बताया था ना पहले कि ये भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो कहीं ना कहीं रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या होगी, डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू बेंजीन के, क्योंकि इस पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा रखा है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू या किसी भी इफेक्ट के थ्रू। जब कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है तो इसकी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो उतनी की उतनी क्या है, मेंटेन है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो उतनी की उतनी मेंटेन है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो जल्दी यहाँ पे जाएगा फर्स्ट नंबर पे और सेकंड पे जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एट फास्टर रेट इन बेंजीन एज कंपेयर टू दी क्लोरोबेंजीन और हेलोएरिन्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी होती है, फास्टर रेट पे होती है, इजिली होती है एज कंपेयर टू हेलोएरिन या फिर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये चीज हमने समझी। अगर हमने इतनी बात समझ ली तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था हेलोजिनेशन, उसको कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, हेलोजिनेशन को, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो क्या था, हेलोजिनेशन को डिस्कस करना, हेलोजिनेशन। तो देखो हेलोजिनेशन क्या है, मैं फिर से क्या ले रही हूँ, क्लोरोबेंजीन, मैं ना एक Cl मान लेती हूँ अपने यहाँ पे हेलोजन, ठीक है, Cl। तो अगर मैं ले रही हूँ क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन में कराती हूँ किसके साथ में, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl, डार्क की प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या होते हैं मेरे, लुईस एसिड कैटलिस्ट, क्या होते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट। ये चीज मैंने आपको कराई थी जब हेलोएरिन्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, हेलोएरिन्स के, हाँ हेलोएरिन्स के बारे में जब पढ़ाया था, है ना।
वहां पे भी समझा था ना स्टार्टिंग में कि हम कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया था ना उसके अंदर, पार्ट नंबर 8 के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और मेरे पास है Cl2। Cl2 मेरे पास है डार्क में। पहली बात तो Cl2 मैंने डार्क में क्यों लिया? देखो ये चीज ना मैंने आपको 2 बार बता चुकी, आज मैं तीसरी बार बता रही हूँ कि अगर हमारे पास Cl2 होता है, कोई डाई हेलोजन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो होमोलिटिक फिजन करता है। क्या करता है? होमोलिटिक फिजन, जिसके कारण हमारे पास बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। लेकिन मेरे को यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं चाहिए, मैं करा रही हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे को चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। तो मेरे को होमोलिटिक फिजन तो नहीं कराना, सीधी सी बात है। क्या नहीं कराना? होमोलिटिक फिजन तो नहीं कराना। अगर होमोलिटिक फिजन नहीं कराना तो फिजन कौन सा कराना है मुझे? हेट्रोलिटिक। कौन सा? हेट्रोलिटिक फिजन। और हेट्रोलिटिक फिजन होएगा कब? जब डार्क होएगा और साथ में लुईस एसिड कैटलिस्ट होएगा। देखो लुईस एसिड कैटलिस्ट वो होते हैं, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो अब मेरे पास जो Cl2 है ना, वो क्या करेगा? होमोलिटिक की बजाय हेट्रोलिटिक फिजन करेगा। जो यहाँ पे शेयर्ड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक क्लोरीन ले लेगा और दूसरे को बेचारे को ऐसे ही छोड़ देगा, है ना। इससे देखो हमें मतलब भी नहीं है, हमें तो मतलब अपने इलेक्ट्रोफाइल से है, Cl पॉजिटिव से है, ये हमें मिल गया, बात खत्म। तो अब अगर मेरे को जो Cl पॉजिटिव मिला, अब वो क्या काम करेगा? अब हमारे पास वो 2 पोजीशन पे अटैक करेगा। ये मैंने आपको समझाया था ना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से, क्योंकि अगर मैं इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे बनता है और पैरा पे, मेटा पे नहीं बनता। तो इसलिए मेरे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। कौन से मिलते हैं? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, मैं अगर इनकी नेमिंग करती हूँ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इतनी बात आ गई होगी आपको समझ कि मैंने ऑर्थो पैरा पे क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे बना, मेटा पे नहीं था। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने, दिस इज योर ऑर्थो एंड दिस इज योर पैरा। चलो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मेजर कौन सा बना? ऑर्थो और पैरा में से मेजर कौन सा बना? तो ऑर्थो और पैरा के अंदर से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। कौन सा बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो वाला क्या बनता है इधर? हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्या बनता है? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब मेजर प्रोडक्ट बना वो पैरा वाला बना, तो क्या कारण है? एक तो रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास है Cl। ठीक है, ये चीज हमने समझी थी अभी कि अगर Cl अपने लोन पेयर देता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर करता है ना, तो Cl के ऊपर क्या आता था? पॉजिटिव चार्ज। क्या आता था? पॉजिटिव चार्ज। Cl पॉजिटिव जो यहाँ पे आ रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो भी कौन आ रहा है? Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है Cl पॉजिटिव की फॉर्म में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है ज्यादा और ये है पास पास, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव की फॉर्म में आया था, तो ये आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन। रिपल्शन करने के कारण यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी घट जाती है और इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ी। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ी तो अब रिपल्शन क्या होगा? कम। रिपल्शन कम होगा तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा माइनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन क्या है? ज्यादा। पहला केस तो ये, दूसरा ये है सिमेट्रिकल और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो वो भी फैक्टर होते हैं स्टेबिलिटी के, बाकी उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इतना अगर हमें समझ आ गया कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन कम है, अगर रिपल्शन कम है तो ये हमारा बनता है मेजर प्रोडक्ट। सारे के सारे जितने भी मैं आपको केस कराऊंगी ना अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, सब में पैरा ही बनता है मेजर प्रोडक्ट। रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना। तो बार बार मैं मतलब ये चीज ना समझाऊंगी नहीं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, तो हर बार मैं लिखूंगी पैरा एज ए मेजर प्रोडक्ट। रीजन, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं वो क्या होते हैं? मिनिमम ड्यू टू द लार्जर डिस्टेंस। ठीक है, तो हेलोजिनेशन हमने किया। अब इसके बाद जो मैं आपको समझाने वाली हूँ नेक्स्ट इज योर नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है जी? आपका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन देखो, नाइट्रेशन में ना बेसिकली हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। किसका? NO2 ग्रुप का। NO2 ग्रुप का मतलब NO2 ग्रुप आके लग जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब NO2 ग्रुप आया, बट आया कहां से वो देखेंगे। तो हमारे पास क्या है? फिर से मैंने Cl लिया, इसकी रिएक्शन कराती हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। ये नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ जब मैं रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिलता है? NO2। क्या मिलता है? NO2। अब NO2 कैसे मिला? देखो,
अगर मैं HNO3 को दिखाऊं तो HNO3 में हमारे पास NO2 होता है ना ऐसे, और ये होता है OH, ऐसे ही तो होता है। ऑक्सीजन को ना आप इधर लगा दो, अच्छा सा नहीं लग रहा, OH ऐसे। तो ये क्या है देखो, HNO3, HNO3। अब HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो हमने तो अब तक ये पढ़ा कि एसिड्स तो वो होते हैं जो H+ को देते हैं, जो H+ को देते हैं, बट यहाँ पे H+ नहीं निकलता, यहाँ पे निकलता बाहर क्या है, OH नेगेटिव। क्या निकलता है, OH नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की, तो O नेगेटिव H के साथ निकलता है, और यहाँ पे N पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ NO2, जो हमारा फिर अटैक भी करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन वो रीजन कि H+ क्यों नहीं निकला, ये तो एसिड है, और हमने तब तक यही पढ़ा एसिड्स का काम क्या होता है, H+ को लूज करना। बट ये नाइट्रिक एसिड किसकी प्रेजेंस में है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। नाइट्रिक एसिड किसकी प्रेजेंस में है, सल्फ्यूरिक एसिड की। और बीइंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रिक एसिड के। तो नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा किसके सामने, सल्फ्यूरिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड एसिड ही है, बट क्योंकि उससे अगर स्ट्रॉन्गर उससे ज्यादा अच्छा एसिड आ जाता है तो फिर दूसरा वाला कैसे बिहेव करता है, एज अ बेस। और क्योंकि बेस की तरह इसने बिहेव किया तो इसने हमें क्या दिया, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें अपना यहाँ से न्यूक्लियोफाइल। बस इतना काम काफी था, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल मिला, न्यूक्लियोफाइल कहाँ मिला। ठीक है, तो NO2 पॉजिटिव हमें क्या मिला, अपना इलेक्ट्रोफाइल। बस इलेक्ट्रोफाइल मिला, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या जाएंगे आपके, एक बार NO2 ऑर्थो पे आ जाएगा, और एक बार आपका किस पे आ जाएगा, पैरा वाली पोजीशन पे। और ये मैंने बोला था कि पैरा वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और आपको ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो बेंजीन, 1 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो क्या हो जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 पे क्लोरो 4 पे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, जो हमने पढ़ ली थी नोमेनक्लेचर के अंदर। तो ये क्या पढ़ा हमने, नाइट्रेशन। इसके बाद अगर मैं आपको फर्दर रिएक्शन कराती हूँ तो वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हम करेंगे, यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, सल्फोनेशन। क्या करेंगे, सल्फोनेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन पढ़ा, इसके बाद जो आनी है रिएक्शन, दिस इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाला सल्फोनेशन। क्या करते हैं, सल्फोनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम अब लगाएंगे ऑर्थो और पैरा पे, वो अपने इलेक्ट्रोफाइल को लगाएंगे SO3H। कौन लगा देंगे, SO3H। ठीक है, तो अगर मैं SO3H लगाती हूँ तो इसके लिए देखो मैं क्या लेती हूँ, SO3H का सोर्स भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो SO3H का सोर्स होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। कौन होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रहता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। हमारे पास क्या है, H2SO4, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर बन जाएगी H2SO4 की। ठीक है, ये मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल में कराऊंगी, कैसे बेन स्ट्रक्चर बना दिए एकदम से H2SO4। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये भी एसिड है तो यहाँ पे भी क्या निकलना चाहिए था, H पॉजिटिव। लेकिन हम इस रिएक्शन को हीट की प्रेजेंस में कराते हैं। हीट की प्रेजेंस में इसलिए कराते हैं ताकि हमें यहाँ से कैसे भी करके OH नेगेटिव मिल जाए एक तरफ। अगर OH नेगेटिव एक तरफ मिल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर SO3H एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या मिलेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, फिर से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे बने थे, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक तो ऑर्थो वाला और एक हमारा कौन, पैरा वाला। ये ऑर्थो मिला और ये मिला पैरा। और इतने होशियार आप लोग हो, अब तक हो गए हो कि पैरा हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है, मेजर, एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। 1 पे क्लोरो, 2 पे सल्फोनिक। ठीक है, और क्या है, बेंजीन। तो क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी, क्या नेमिंग हो जाएगी, अगर आप इसको लिखो तो किस तरीके से आप इसकी नेमिंग करोगे, तो 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मींस अब आप यहां से इसको प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे, है ना। तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मैं अगर लिखती हूँ तो 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। 4 पे क्लोरो बेंजीन
फॉर क्लोरोबेंजीन एंड सल्फोनिक एसिड, है ना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हम पढ़ते हैं कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। वो भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। तो ये क्या पढ़ा हमने, सल्फोनेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो फिडल क्राफ्ट तो आपको ना हर एक चैप्टर में मिलेगा, मतलब बार बार। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक फिडल क्राफ्ट, ये तो मिलना ही मिलना है। अब हम पढ़ते हैं फिडल क्राफ्ट। फिडल क्राफ्ट में भी एल्काइलेशन को पढ़ेंगे और जी एसाइलेशन को। किसको पढ़ेंगे, एल्काइलेशन को, एसाइलेशन को। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है हमारी फिडल क्राफ्ट। क्या पढ़ते हैं हम, फिडल क्राफ्ट। तो फिडल क्राफ्ट में भी ना दो चीजें हैं, वन इज योर एल्काइलेशन एंड अनदर इज योर एसाइलेशन। क्या है, एसाइलेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ देखो एल्काइलेशन की, एल्काइलेशन में जो यहाँ पे एडिशन होएगा ना, किसको होएगा, वो आर ग्रुप का, और यहाँ पे किसको होएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर का, जिसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप एक्चुअली में, हम एसिटाइल ग्रुप। और ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो पहले अगर मैं फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को समझाऊं तो होएगा क्या कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन को ले लेती हूँ, इसकी रिएक्शन में कराऊं, सोर्स क्या है मेरा आर एक्स, इसके साथ कराऊं आर एक्स के, तो हमें पता है ये तो निकलना ही है, नेगेटिव लेके और ये पॉजिटिव लेके। तो ये अब हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो सीधी सी बात है ऑर्थो और पैरा पे आके लग जाएगा बड़े प्यार से, कोई टेंशन नहीं। एक बार आया ऑर्थो पे, एक बार किस पे आया, पैरा पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना ऑर्थो और पैरा में से, अब तक हम जान चुके हैं मेजर प्रोडक्ट कौन है, पैरा, माइनर कौन है, ऑर्थो। सिंपल सा है, हमारा क्या आया, आर पॉजिटिव जो है वो काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल एल्काइल ग्रुप, तो किस पे आ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो हमारे जो प्रोडक्ट बने, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर, और ये क्या होगी, एल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल। अब अगर मैं कराती हूँ एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन में, एसाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है, देखो इस वाली रिएक्शन में होएगा तो क्लोरोबेंजीन, बट इसकी रिएक्शन CH3COOCl, ठीक है। इस सोर्स के साथ करा देंगे, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा देंगे। तो फिर से पता ही है नेगेटिव लेके निकलेगा और ये पॉजिटिव लेके, तो ये काम करेगा अब एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इसको भी एक बार ऑर्थो पे चिपकाओ, एक बार पैरा पे चिपकाओ। तो एक बार ऑर्थो पे एसिटाइल ग्रुप, और जी एक बार आपका पैरा पे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा आपका, पैरा वाला, नो डाउट, है ना। कौन सा बन जाएगा, ये वाला मेजर, और जी ये वाला आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म कर ली, किसकी, हेलो एरेंस की, ठीक है। हमने हेलोजिनेशन पढ़ा, हमने सल्फोनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, फिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब में सिंपल सा एक ही रूल फॉलो होएगा। अगर हमने इसका बेसिस समझ लेना, फिर ये रिएक्शन कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है, मतलब बहुत इजी है ना। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे बन रहा है, तो भाई आपका इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, मेटा पे कोई मतलब नहीं है आने का, ठीक है। अब जो लास्ट और थर्ड पार्ट, ये सबसे लास्ट पार्ट में इस चैप्टर का बोलूं, रिएक्शन विद मेटल्स। जैसे हेलो एल्केन्स रिएक्शन करते थे ना मेटल के साथ, हेलो एरिन्स भी करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन, कौन करते हैं, हेलो एरिन्स भी। तो यहाँ पे हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे मेनली, उसमें हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में वुड्स रिएक्शन, कौन, वुड्स, यहाँ पे पढ़ेंगे फिटीग रिएक्शन, फिटीग रिएक्शन, और दूसरा वुड्स फिटीग रिएक्शन। यहाँ पे भी वही होएगा आपका कि जो आर होएगा ना, आर नहीं हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एराइल ग्रुप, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं योर फिटीग रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, फिटीग रिएक्शन। तो देखो फिटीग रिएक्शन क्या होती है कि जब हमारे पास RX होता है +2 सोडियम होते हैं, 2 RX होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाता है क्या, क्या मिल जाता है यहाँ से, 2NaX + RR, ठीक है। ये मैंने बताई, देखो जनरल रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन भी सेम ही थी, बट डिफरेंस समझो, वहां पे R था अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R मेरे पास क्या है, अराइल ग्रुप, क्या है, अराइल ग्रुप, जिसको मैं मान लूंगी अपनी बेंजीन की रिंग। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो 2, ये है बेंजीन, इससे लगा दिया हेलोजन +2Na ड्राई ईथर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फिर से 2NaX और साथ में डाइफिनाइल, क्या मिल जाएगा, डाइफिनाइल, है ना। लेकिन ये बना कैसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो X + 2Na प्लस क्या हो जाएगा X,
और ये तो यहाँ से क्या निकल जाता है, देखो ऐसे 2NaX निकल जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना के क्या दे देते हैं हमें, डाइफिनाइल। तो आपने क्या किया था, हमें क्या मिले, डबल मिले। आर के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली डबल। यही तो है कि वुड्स रिएक्शन में भी क्या होता था, आर के नंबर एग्जैक्टली कार्बन एटम्स डबल हो जाते थे, यहाँ पे भी एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं, डबल। कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्काइल ग्रुप होगा, फिटिक रिएक्शन अराइल ग्रुप, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बस आर का डिफरेंस है। वहां पे एल्काइल, वुड्स में, फिटिक में अराइल। ठीक है, अब देखो फिटिक में क्या है, अराइल, और वुड्स में क्या था, एल्काइल। दोनों को मिला दो, क्या बन गया, वुड्स और फिटिक। वुड्स फिटिक रिएक्शन तो उसमें एल्काइल ग्रुप भी होगा और अराइल ग्रुप भी होगा, बिल्कुल सिंपल बात है ना। तो अब अगर मैं आपको वुड्स फिटिक रिएक्शन समझाऊं तो उसमें एल्काइल भी होगा और अराइल भी होगा, एक एल्काइल ग्रुप एक अराइल ग्रुप। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन दोनों का मिलाप करा दो आप, वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा। अब मैं स्पेसिफिक करती हूँ, भाई मेरा जो आर ग्रुप है ना, यहाँ पे मैं लेती हूँ CH3X प्लस 2Na। ये आर ग्रुप मैंने लिया अपना अल्काइल, प्लस एक मैंने क्या लिया, अराइल। क्या लिया, अराइल, ड्राई था। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से 2NaX बाहर निकलेगा। अगर 2NaX बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, ये बेंजीन की रिंग इसके साथ बॉन्ड बना लेगी CH3 के, और प्लस 2NaX बाहर, तो हमारा क्या बन जाएगा, टोलीन। क्या बन जाएगा, टोलीन। ठीक है, तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड, और 2NaX क्या हो जाता है बाहर। तो ये हमने क्या पढ़ी, दो ही रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल, नेम रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। वुड्स एल्काइल के केस में, फिटिक अराइल के केस में, वुड फिटिक दोनों एल्काइल प्लस एराइल के साथ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चैप्टर खत्म कर लिया है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, कोई भी टॉपिक इसके अंदर नहीं बचा। ठीक है, जहां तक मैंने अपने हिसाब से देखा। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक रिएक्शन रह गई या कोई टॉपिक रह गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको आपको करा दूंगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो के ऊपर मैंने 10 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना जो इसके अंदर अनसोल्व हैं, एनसीईआरटी में जो जिनका सोल्यूशन नहीं दे रखा, हम उन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट तो होता है खत्म। अगर आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगती है तो आप इसको लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को शेयर भी कर देना, और जो बेल आइकन वाला होता है ना उसको प्रेस कर देना, बटन को, ताकि आपको ना वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पे। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही करते हैं आज। थैंक यू सो मच।